हेलो एवरीवन, मैं नमन अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लेके आए हैं वो यूपीएससी सीसैट पीवाईक्यूज में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक्स देखेंगे। हम देखेंगे वो कैसे कैसे परसेंटेज में चीज़ें क्या क्या होती हैं, परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं। अगर किसी को ये चीज़ें पता है अच्छी बात है, वो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, और जिसे नहीं पता है उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने कहा, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो क्या कि परसेंटेज क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग थिंग्स। तो परसेंटेज क्या होता है, कभी भी चीज़ों को कंपेयर करना, वो क्या होता है, वो होता है परसेंटेज। अब आप अगर आपको ध्यान हो, जैसे हमारा 11 12th में 9 10th में जब हमारा रिजल्ट आता था तो हमसे लोग क्या पूछते थे कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज है, क्या तुम्हारी कितनी परसेंट आई भाई, है कितनी परसेंट आई। तो वो क्या करा रहे हैं, वो कंपेयर करा रहे हैं। सपोज एक शर्मा जी का लड़का, उसकी 99% आई है और हमारी 98% आई है। तो वो क्या कहते हैं, देखो शर्मा जी के लड़के की 99% आई है और तुम्हारी 98% आया है। तो क्या होता है, परसेंटेज में उन्होंने क्या करा, चीज़ों को कंपेयर करा दिया। परसेंटेज में उन्होंने क्या करा, चीज़ों को कंपेयर करा दिया। परसेंटेज अपने आप में क्या है, 100% है। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो वो क्या है, वो मेरी 100% इनकम है। अब मैं आपसे कहूं मैं अपनी इनकम का 10% रेंट पे दे रहा हूं, मैं अपनी इनकम का 20% अपने मेरे पर्सनल खर्चे हैं। तो अगर मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है तो मैं 10% उसका क्या दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं। तो 1 करोड़ रुपए का 10% कितना हो गया, 10 लाख रुपए टैक्स हो गया, या 10 लाख रुपए रेंट हो गया, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब सपोज कोई दूसरा बंदा मिला बोला यार तुम अपनी कमाई का 10% रेंट दे रहे हो। मैंने हाँ बोला, मैं अपनी कमाई का 20% रेंट दे रहा हूं। तो मुझे उसकी कमाई नहीं पता है, बट मुझे उसका पता है जो भी उसकी इनकम है उसका 20% वो रेंट में दे देता है। तो इसकी कमाई अगर 2 लाख रुपए है तो वो 20% 2 लाख का कितना हो गया, 40,000 हो गया। अगर उसकी कमाई 10 लाख रुपए है तो 20 लाख हो गया। तो वो अपनी कमाई का 20% टैक्स दे रहा है। तो परसेंटेज जिसकी भी होती है, तो सपोज हम जो भी चीज लेते हैं उसको हम 100% मान लेते हैं। एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूं। सपोज मेरे पास 3 बॉटल है, ठीक है ना, 3 बॉटल है, इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। मैंने आपसे कहा कि मेरे घर पे, सपोज बॉटल ना लेके एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि मेरे घर पे टैंक है, ठीक है ना, मेरे घर पे टैंक लगा हुआ है। तो ये जहां सपोज मैं मुरादाबाद रहता हूं तो वहां पे 50 लीटर का टैंक लगा हुआ है, और मैं दिल्ली जॉब कर रहा हूं तो वहां पर 100 लीटर का टैंक लगा हुआ है। तो मेरा जहां मैं मुरादाबाद रहता हूं, मेरे घर में मैंने आपसे कहा कि हमारा जो टैंक है वो आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है तो 50 लीटर क्या है, वो 100% हो गया 50। आधा भरा हुआ है यानी कितना भरा हुआ है, वो 25 लीटर भरा हुआ है। यही अगर मैं दिल्ली में कह रहा हूं तो दिल्ली में कितना भरा हुआ है, आधा मतलब 50 लीटर भरा हुआ है। तो हमारा 100% एक्चुअल वैल्यू हो जाती है जिसकी बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वो वैल्यू के लेते हैं, 100% लेते हैं। जैसे कि छोटी सी एक एग्जांपल और, जैसे कि हमें सबको पता है कि अगर मैं कहूं मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूं, या मैं अगले हफ्ते सिंगापुर जा रहा हूं, या अगले हफ्ते मैं यूएस जा रहा हूं, यूके जा रहा हूं, तो एक दिमाग में चीज आती है कि भाई इंग्लिश बोलनी आती है, नहीं आती, होता है ना, कि एक दिमाग में चीजें सेट है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो मुझे इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। सेम परसेंटेज एक ऐसी मेरे पास वैल्यू होती है जो उससे सबको पता है कि हाँ यार ये 100%, मतलब एक माइंडसेट है कि 100% चीज जो होगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितने प्रतिशत प्यार करते हो, 100% प्यार करता हूँ। तो मतलब उसका जो उसके प्रति प्यार है वो पूरा का पूरा 100% है, उसके अलावा 1% भी कहीं और नहीं है, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 100%। तो मैं यहाँ पे कंपेयर किससे कराता हूँ, 100%। जैसे कि कभी कभी हम पढ़ते थे बचपन में तो हमारे घर वाले कहते थे बेटा नंबर क्यों कम आए, तो हम कहते थे अगली बार मैं 120% मेहनत करूंगा, या 200% या 300%, वो हम भाव में आके बोल जाते थे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर एक पानी की बॉटल है तो पानी की बॉटल आप कितनी भर सकते हो, 1 लीटर की पानी की बॉटल है तो 1 लीटर ही तो भर सकते हो, यानी 100% ही तो भर सकते हो। 1 लीटर पानी की बोतल को आप 2 लीटर भर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप कहोगे यार मैं 48 दिन में 38 घंटे पढ़ाई करूंगा, पॉसिबल नहीं है। यानी 200% पॉसिबल नहीं है जब हमारा दिन ही 24 घंटे का होगा। तो 24 घंटे मतलब 100% लेता हूं। तो आशा करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या होता है, अगर मेरे पास परसेंटेज है, कोई भी परसेंटेज दे रखी है, इसको मुझे अगर उसमें चेंज करना होता है भिन्न में, यानी रेशियो में, तो क्या करता हूं, परसेंटेज हटाता हूं, अपॉन में 100 लगा देता हूं।
परसेंटेज हटाता हूँ, अपॉन में क्या लगाता हूँ, अपॉन में 100 लगाता हूँ, यानी कितना हो गया, फ्रैक्शन 3/5 हो गया। और सेम अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करता हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परसेंटेज हो गया, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा परसेंटेज हो गया है। एक बात ये रही। दूसरी बात क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों से 20 रुपए लिए, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आप लोगों से 20 रुपए लिए, तो यानी अब मेरे पास कितने हो गए, 120 रुपए हो गए। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने कहा कि प्लीज सब लोग मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे 20 रुपए और चाहिए, तो सबने कंट्रीब्यूट करा, तो एक एक 2-2 रुपए करके 20 रुपए आपने इकट्ठे करे, तो आपने मेरे को 20 रुपए दिए, तो यानी अब मेरे पास 120 रुपए हो गए। यानी मैं कह सकता हूं मेरे पास जो पैसा है वो कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। 100 वैल्यू इसलिए लेता हूं कि 100 का 20%, 100 का 15%, 100 का 10% मैं इजीली लिख सकता हूं। अब मैं अगले दिन आया तो मेरे पास कितने थे, 120 रुपए थे। अब आपने कहिए भैया हमारा पैसा हमें वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पैसा हमें वापस करो। तो मेरे पास है कितने, अब 120 रुपए हैं। अगले दिन आपने अपने पैसे मांगे, तो आपने कितने पैसे ले लिए, 20 रुपए ले लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने मेरे से कितना प्रतिशत पैसा लिया। तो मेरे दोस्त अगर आप कहोगे 20% तो गलत हो जाएगा, 120 का 20% 24 रुपए होता है। तो हम कैसे करेंगे, आपने मुझसे कितना लिया, 20 रुपए लिया, मेरे पास थे कितने, 120 इंटू में 100, यानी आपने मेरे से जो लिया वो लिया 1/6, और 1/6 यानी 100/6, और 100/6 कितना होता है, ये होता है 16 होल 2/3%, यानी आपने मुझसे इतना पैसा ले लिया। 120 का अगर 16 और 2/3% निकालोगे तो वो 20 आएगा। तो हमने क्या करा, हमने कंपेयर करा। कंपेयर किससे करा, कंपेयर हमने करा 120 से। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे 120 थे। यहां पे कंपेयर कितना करा था, 20 से करा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 20 रुपए थे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब एक छोटी सी चीज और है जिसके ऊपर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है, वो है हमारा AB रूल। AB रूल क्या कहता है, AB रूल ये कहता है कि भैया अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा A है, एक बंदा B है, एक बंदा A है और एक बंदा B है, A की कमाई B से 10% ज्यादा है या 20% ज्यादा है। A जो है वो B से 20% ज्यादा कमा रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है ना, ज्यादा कमा रहा है मतलब अर्न कर रहा है। तो यानी इसकी 100 होगी तो इसकी 120 होगी। तो रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में आ गया 5, सॉरी रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में आ गया 6 और 5। यानी B अगर 5 रुपए कमा रहा है तो A कितने कमा रहा है, A 6 रुपए कमा रहा है, ठीक है ना। B अगर 5 रुपए कमा रहा है तो A 6 रुपए कमा रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि A की जो इनकम है, मैं लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, A इनकम इज 20% मोर देन B, यानी A की कमाई B से 20% ज्यादा है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो बताओ कि फाइंड B's इनकम, B की कमाई इज हाउ मच लेस देन A, यानी B की कमाई A से कितनी कम है, ठीक है ना। B की कमाई A से कितनी कम है। अब मैं आपसे कह रहा हूं B A से कितने कम रुपए कमा रहा है, B A से 1 रुपया कम कमा रहा है। कंपेयर किससे कराना है, A से। A की कमाई कितनी है, 1/6 इंटू में 100, तो कितना हो गया, ये हो गया, अभी हमने 1/6 पढ़ा था, 16.66%। अभी मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, जो A की इनकम है वो B से 20% ज्यादा है। A इनकम इज 20% मोर देन B, तो एक B की कमाई अगर 100 है तो A की इनकम इससे 20% ज्यादा है, तो A की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अनुपात में कितना हो गया, अनुपात में 6 और 5 हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ B की कमाई A से कितनी कम है। तो B की कमाई 5 है, A की कमाई 6 है, कितनी कम है, 1 रुपया कम है। किससे पूछा है, A से पूछा है, तो A से डिवाइड करा दिया, मतलब A से कंपेयर करा है तो A से डिवाइड करा दिया, तो कितना आ जाएगा, 16.66% आ जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक मेथड जो हम बचपन में पढ़ाई करते थे। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखो भाई ये A है, ये B है, ठीक है ना। A की इनकम B से कितनी ज्यादा है, A की इनकम B से 20% ज्यादा है। तो सबको पता है कि 20% क्या होता है, 20% होता है 20/100, यानी 1/5 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1/5। ज्यादा है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, यदि कम होती तो मैं माइनस का साइन लगाता। अब एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा ही होगा। अगर भैया मैं कहूं कि एक बंदा है वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसका मतलब उल्टा ये हो गया कि मैं उससे कम ताकतवर हूं दूसरे वाले बंदे से। बात वही है, अगर आप और हम बैठे हैं, मैं कहूं कि मेरी कमाई आपसे ज्यादा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपकी कमाई मेरे से कम है। बात वही है, मैंने एक को छोटा कह दिया, एक को बड़ा कह दिया, ठीक है। सेम, अब मैंने कहा एक ही इनकम 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है तो ये +1/5। जब ये ज्यादा है तो इसकी कमाई कम होगी। कितनी कम होगी? अंश समान रहता है, यानी न्यूमरेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर कितना हो जाता है 5 + 1 6, यानी बी की कमाई 1/6 कम रहेगी। ठीक है ना, बी की कमाई 1/6 कम रहेगी। अब इसके एग्जाम्पल और क्या क्या है? जैसे मैंने कहा लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। मैंने आपसे कहा कि प्राइस यानी मूल्य इंटू खपत यानी कंजम्पशन, ये क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे के बराबर होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई मैंने बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, तो उसकी चौड़ाई कितने % कम करूं कि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई या चौड़ाई होगी। मैंने कहा कि आयत की लंबाई में 10% बढ़ा देता हूं, तो इसकी चौड़ाई कितने % कम करूं कि इसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी इसका क्षेत्रफल समान रहेगा। आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई थी? 10%, तो ये कितना हो गया? +1/2। 10% कितना होता है? 1/2 होता है, सॉरी 1/10 होता है। ये बढ़ाइए तो ये कम करूंगा, ये प्लस का माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 10 + 1 11, तो ब्रेथ 1/11 कम करूंगा तो कितनी कम हो जाएगी? 1/11 इंटू में 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 9.09%। अब सपोज मैं आपसे कह रहा हूं मैंने लेंथ कम कर दी, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं मैंने आयत की लंबाई 30% कम कर दी या 40% कम कर दी। यदि मैंने आयत की लंबाई 40% कम कर दी तो 40% कितना होता है? 40% 40/100 यानी 2/5। ठीक है ना, आयत की लंबाई 40% कम कर दी, तो आयत की लंबाई 40% कम कर दी, तो बताओ इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ाऊं कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े? तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, और ये 5 - 2 ये कितना हो जाएगा? 3, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 2/3 बढ़ेगी। तो 2/3 क्या होगा? 2/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 66.66%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मेरे पापा हमेशा मुझे कुछ पैसा देते थे, 200 रुपए देते थे कि बेटा जाओ जाके कुछ सामान ले आओ। सपोज हर महीने मेरे घर चीनी आती है, मेरा चीनी का खर्चा 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या हुआ? चीनी का प्राइस 20% बढ़ जाता है या 30% बढ़ जाता है, तो चीनी का प्राइस 30% बढ़ गया। आप एक एग्जाम्पल देखो कि आपके घर में हर महीने 300 रुपए की चीनी आती है, 300 या 400 या 500, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आपके पापा या मम्मी या भाई या बहन कोई भी आपको हर महीने एक प्रॉपर अमाउंट देते हैं कि बेटा हर महीने, या सब कुछ छोड़ो, हम गाड़ी में तेल का ले लेते हैं, पेट्रोल का ले लेते हैं, हर महीने मेरे पापा 500 रुपए देते हैं कि बेटा हर महीने 500 रुपए दे रहा हूँ, गाड़ी में तेल बढ़वा लियो। मेरा हर महीने 500 रुपए खर्चा है। अब अगले महीने पापा ने 500 रुपए दिए, लेकिन उस अगले महीने क्या हुआ? तेल की कीमत बढ़ जाती है, तेल की कीमत बढ़ जाती है। सपोज मैंने मान लिया तेल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% कितना हो गया बेटा? 20% हो गया 1/5, तो 20% बढ़ गई तो 1/5 बढ़ गई। अब मेरे पापा ने तो 500 रुपए दिए, अब तो मैं उसमें कंजम्पशन कितना कम करूं? कंजम्पशन मतलब उसकी खपत कितनी कम करूं कि मेरे खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मेरे पापा 500 रुपए दे रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, तो ये बढ़ गई है 1/5, तो कंजम्पशन कम होगा -1। न्यूमरेटर ये अंश समान रहता है, 5 + 1 6, यानी कंजम्पशन में 1/6 कम करूंगा, और अभी बताया था 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.66%। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं प्राइस कम हो गई, अब की बार प्राइस कम हो गई, कितनी कम हो गई? 25% कम हो गई, तो 25% कितना होगा? 25% होगा 1/4। तेल का मूल्य 25% कम हो गया। अब मैंने भाई मजा आ गया, अब तो तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा मस्त। मेरे पापा ने 500 दिए, मैं गया, मैंने 500 रुपए का तेल डाल दो, बोलो भैया तेल की कीमत कम हो गई है 25%। मैं उससे कहूंगा भैया जितना 500 रुपए में ज्यादा आ रहा है उतना डाल दो, ये तो कहूंगा ना। तो 25% 1/4 कम हो गई है, तो इसका जो खपत है वो कितनी बढ़ जाएगी? माइनस का प्लस, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 4 - 1 3,
यानी उसकी खपत 1/3 बढ़ जाएगी, और 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33.33%। यानी जो मेरा कंजम्पशन है वो मेरा क्या हो जाएगा? वो 33.33% बढ़ जाएगा। इस रूल को हम कहते हैं AB रूल भी कहते हैं, इस रूल को प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल भी कहते हैं। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देने की है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। चलो अब कुछ बात हम कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है भाई। अब कुछ बात हम कर लेते हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, चिंता मत करिएगा। चलो बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की। क्या होता है? कुछ सामान होता है। अब जब सामान जो मैंने खरीदा, सपोज मैंने ये रिमोट खरीदने गया, तो रिमोट का मेरा बिजनेस है, मैं रिमोट खरीदता हूँ फिर बेचता हूँ। कोई रिमोट मेरे घर में तो नहीं बन रहा, जबकि साहब नमन अग्रवाल तो पढ़ाता भी है, रिमोट भी बनाता है, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। मैं रिमोट कहीं से खरीदता हूँ, ये रिमोट मिलता है मेरे को 100 रुपए का, मैं अपनी दुकान में लेके आता हूँ 110 रुपए का बेचता हूँ, तो यानी मुझे लाभ 10 रुपए का हो रहा है। तो जो सामान मैंने खरीदा वो क्या होता है? वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। इसे हिंदी में बोलता हूं मैं क्या? क्रय मूल्य। और जो मैंने बेचा वो क्या होता है? वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं हिंदी में क्या बोलता हूं? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं विक्रय मूल्य बोलता हूं, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट करता हूं जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। और लॉस यानी हानि कब होती है? हानि होती है जब CP माइनस SP होता है, ठीक है ना। ये वाली चीजें दिमाग में रखिएगा। अब क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ या लॉस परसेंटेज में बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ डिवाइड बाई CP इंटू में 100, ये निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब किसी ने सुना होगा MRP के बारे में, किसी ने सुना होगा डिस्काउंट के बारे में। और सर आपने MRP और डिस्काउंट की बात तो की नहीं, कर लेते हैं। MRP क्या होता है? MRP होता है अंकित मूल्य। आप किसी भी सामान की, गवर्नमेंट का रूल है, किसी भी सामान को हम MRP से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है। हालांकि कोविड में काफी लोगों में ये देखा गया था कि वो लोग MRP से ज्यादा बेच रहे थे, देखा गया था भाई, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। 2 का माल अगर 5 में मिल रहा है तो ले रहे थे। काफी जगहों पे नहीं भी हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे ये देखा गया है। इसका एक एग्जाम्पल है लिकर बहुत महंगी मिल रही थी, आपने देखा होगा, लाइनें लग रही थी लिकर की। कुछ मेडिसिन आपने सुना होगा, एक रेमाडस से भी कुछ था, ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम परफेक्टली। तो कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो MRP से ज्यादा लोग बेच रहे थे, ठीक है। तो हालात को देखते हुए लोग ले भी रहे थे। चलो अपार्ट, हम क्या कहते हैं, MRP से ज्यादा कोई भी ग्राहक को सामान नहीं बेच सकता। MRP क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, यानी अंकित मूल्य होता है। आप बाजार में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप देखते हैं वहां पे एक MRP पड़ी होती है। MRP सपोज मैंने कहा 5000 है। अब हमारे लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी आदत बहुत होती है, भैया डिस्काउंट कितने का है? उसने कह दिया भैया डिस्काउंट हम 20% का दे रहे हैं, तो डिस्काउंट 20% का मिला, तो यानी डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला 1000 रुपए का। यानी वो सामान कितने का बेचा? अब वो सामान की जो सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई हमारी 4000 रुपए। वो सामान की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? वो सामान की सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 4000 रुपए। तो अब वो सामान 4000 रुपए का मैं बेचूंगा। MRP सेलिंग प्राइस कब होती है? जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा डिवाइड बाई MRP इंटू में 100, ये निकालते हैं हम डिस्काउंट परसेंटेज से। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर कि देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया क्या होता है कि जो चावल है उसकी प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो एक आदमी 6 किलो कम चावल लेता है 1200 रुपए में, तो मुझे ओरिजिनल प्राइस बताने। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि मेरे पापा ने 1200 रुपए दिए, बोले बेटा चावल ले आओ तुम। अब मैं चावल लेने गया, और ये बात रियल है, अभी मैं चावल लिए थे,
तो कुछ 90 रुपीज़ के हिसाब से लिए थे। अब मैंने देखा वही चावल 115 रुपये मिल रहा है, अभी 2 महीने पुरानी बात है, ठीक है। तो मैंने जो चावल लिए, चावलों का रेट बढ़ गया। जब चावलों का रेट बढ़ गया, कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। तो जब 25% बढ़ा, मैंने कहा यार मेरे पापा ने तो 1200 रुपये दिए, मैंने भैया तुम कम कर लो चावल, उसमें से जो भी चावल जितना भी कम होता है आप कम कर लो। उसने 6 किलो चावल कम कर दिए। तो बताना है मुझे ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर पढ़ा था। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जिनको ये समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं लिख देता हूं प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, ठीक है ना। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है मूल्य। मूल्य इनटू में कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत, ठीक है ना। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत, इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय या फिर खर्चा। चीनी का प्राइस कितना बढ़ गया, 25%। तो 25% कितना हो गया, 1/4। जब चीनी का प्राइस 1/4 बढ़ा तो कंजम्पशन कितना कम होगा, ये प्लस का -1, 4 + 1 5, यानी कंजम्पशन 1/5 कम हो गया। कंजम्पशन कितना कम हुआ, 1/5 कंजम्पशन कम हुआ। और एक्चुअल में देखा जाए तो कंजम्पशन कितना कम हुआ, 6 किलो कम। उसने चावल कितना कम लिया, 6 किलो कम लिया। तो 1/5 की जो वैल्यू है वो 6 किलो के बराबर है। भैया मैं आपसे कह रहा हूं कि तुमने मुझे पैसे देने थे, तुमने मुझे 50 रुपए कम दिए हैं, और परसेंटेज में कह रहा हूं तुमने मुझे 10% पैसा कम दिया है। जो 10% कम दिया है वो 50 रुपए के बराबर हो जाएगा ना। तो सेम बात, 1/1/5 किसके बराबर हो जाएगा, 6 किलो के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 30 किलो। यानी एक्चुअल कंजम्पशन चावल का कितना है, 30 किलो है। तो वो पूछ रहा है एक्चुअल प्राइस बताओ, तो कितना ले रहा था, 1200 रुपए में मैं कितना ले रहा था, 30 किलो ले रहा था। यानी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 40 रुपए पर किलो, ठीक है ना। जो प्राइस थी वो 40 रुपए पर किलो थी, एक्चुअल प्राइस। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि भैया आप ये बताओ कि फाइंड द प्राइस आफ्टर प्राइस हाइक, मतलब वो भी प्राइस बताओ जो पैसा बढ़ने के बाद हुई। तो कितना ले रहा है, 1200 रुपए में लेता था वो, 1200 रुपए उसके पापा देते थे, ठीक है ना। पहले कितना लेता था वो, 30 किलो लेता था, ठीक है ना। पहले कितना लेता था वो, 30 किलो लेता था। अब 30 किलो ना लेके उसमें 6 किलो कम ले रहा है ना, 6 किलो कम ले रहा है। एक्चुअल क्या होगा, 30 किलो का, क्यों, 1/5 कम ले रहा है रेशियो में, और एक्चुअल में 6 किलो कम ले रहा है। तो एक की वैल्यू 30 किलो, यानी एक्चुअल क्वांटिटी वो 30 किलो ले लेता था। तो 12 को 30 से डिवाइड करा तो एक्चुअल प्राइस कितना था, 40 रुपए पर केजी, ओरिजिनल प्राइस था। अब वो पूछ रहा है कि भाई साहब आप ओरिजिनल प्राइस के साथ साथ आप ये बताओ कि वो बंदा अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने के बाद क्या रेट होगा। तो मेरे दोस्त 1200 रुपए था, 1200 रुपए देते थे, 30 किलो लेता था, 30 में 6 कम कर दिया, यानी अब 24 किलो लेता है। तो यानी अब जो प्राइस होगा वो कितना होगा, अब वो होगा 50 रुपए पर किलो। अब जो प्राइस बढ़ गया वो कितना हो गया, 50 रुपए पर किलो हो गया, ठीक है ना। आशा करता हूं ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कार खरीदी, कार की जो कमाई थी वो 3 लाख रुपए थी। यदि उसे 20% का नुकसान होता है तो वो कमाई, सॉरी, एक आदमी ने कार ली और कार लेने के बाद बेच दी 3 लाख रुपए में, और उसको नुकसान हुआ 20% का। तो मुझे बताना है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी कार की। देखो बेटा, सीपी अगर मैं 100% लेता हूं तो उसको लॉस कितने का हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो यानी उसने कार कितने की बेची होगी, 80% की बेची होगी कार। उसने कार 80% की बेची होगी, यही तो होगा ना 80% की। क्यों, क्योंकि 100% हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। 100% हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, 20% का नुकसान हुआ तो वो कार उसने 80% में बेची, और एक्चुअल में कितने का बेची, 3 लाख की। तो 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 लाख के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख डिवाइड बाई 80। आपको निकालना कितना है, क्या निकालना है, किस रुपए में, कितने रुपए में वो कार खरीदी थी। तो इनटू में 100 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 375, यानी 3,75,000 रुपए की वो कार ली थी।
ठीक है ना, 3,75,000 की वो कार उसने ली थी। अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं तो आप देखो 3,60,000 का 20% कितना होगा, इसका 1% 36,000, 10% 20% 72,000। तो अगर आप इन सबको ऐसे चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है 3,75,000 का। यदि आप 20% कम कर रहे हो तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 लाख। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप नंबर्स में बहुत अच्छे हो, बट हमें थोड़ा नंबर्स में इतना अच्छा ही होना पड़ेगा कि हम देख के क्वेश्चन को कर सकें। और एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन आपके ना डे टू डे लाइफ में भी काम आते हैं। कितने खरीदना बेचना, ये चीजें लगी रहती हैं, चाहे वो छोटा सा सामान हो या बड़ा सामान हो। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो दो टाइप के स्टील ब्लॉक्स हैं, बी को ए के ऊपर रख दिया जाता है तो वेट 60% बढ़ जाता है। तो बी को ए के ऊपर रखा, यदि ए का जो वेट था वो 100 था तो बी का वेट 60 होगा, तभी तो वेट कितना बढ़ गया, 160 हो गया। ठीक है ना, यानी मेरे पास अगर वेट 100 था, समझना, यदि वेट मेरे पास 100 था तो 100 से 160 हो गया। कह रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। यदि बी को ए के शीट से हटा दिया जाए तो ए और बी का कुल वजन की तुलना वजन कितना कम होगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मैंने 100 रुपए थे, आप लोगों ने 60 रुपए दिए तो 160 हो गए, यानी पहले ए का वजन 100 था, ए और बी का वजन 160 हो गया। इस टाइम वजन 160 है, कह रहा है मैं कितने परसेंट बी का वजन हटाऊं कि वापस 100 हो जाए, या मैं कह सकता हूँ 160 रुपए है, कितना परसेंट पैसा आपको वापस करूं कि 100 हो जाए। तो निकाल देंगे कितने कमाए हैं, 60 रुपए कम हुए कितने पे, 160 पे इंटू में 100। तो सॉल्व कर दूंगा कितना आ रहा है 3/8, 3/8 इंटू 100 कितना होता है, ये होता है 37.5%। ठीक है ना, 3/8 इंटू 100 कितना होता है, ये होता है 37.5%। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको लिया था कि आपने मेरे पास 100 रुपए थे, आपने मुझे 20 रुपए दिए तो मेरे पास 120 रुपए हो गए। अब 120 से वापस 100 करने हैं तो कितना परसेंट कम करूंगा, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। पहले ए का वेट 100 था, ए के ऊपर बी रख दिया तो वेट 160 हो गया। अभी कह रहा है वेट 160 है, बी का वेट हटाओगे तो कितना हो गया, 60 हटाया तो अब वेट 100 हो गया। तो कह रहा है कितना परसेंट रिमूव करोगे, तो 60 रिमूव करूंगा कितने पे, 160 पे इंटू में 100। ठीक है, चलो भाई साहब बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। चलो कह रहा है राजू के पास 9,000 रुपए हैं, राजू एक मोबाइल खरीदने जाता है और उसे पता चलता है उसके पास जो हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि थी उसका केवल आवश्यक राशि का 75% है, इसलिए वह मित्र से 2,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वो कितना लेता है, वो लेता है भैया उधार लेता है अपने दोस्त से, कितना उधार लेता है, वो लेता है पूरा 75%, 2,000 रुपए उधार लेता है। अब जब 2,000 रुपए उधार लेता है तो उसके पास है कितने, 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए जो है उसके बाद वो जो मोबाइल लेने जा रहा है उसका 75% है, जो वो मोबाइल लेने जा रहा है उसका 75% है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है कि जब वो 2,000 रुपए उधार ले लेता है तो राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितने का हैंडसेट खरीद सकता है, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद 500 रुपये बच जाते हैं और उसकी पर्याप्त राशि रही है सॉरी राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपये होंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखते हैं हमारा क्या होगा। जो इंग्लिश वाले छात्र हैं उनके लिए भी ऑप्शन मैंने रखे हैं, तो एक बार आप ये ऑप्शन भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये राजू के पास हैं कितने, 75% है और एक्चुअल में कितने 9,000 रुपीज है। तो यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये हो जाएगी 12,000 रुपए। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 9,000 डिवाइड बाई 75। तो 100% की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
100% की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 100% की वैल्यू के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12,000। यानी जो पैसा है वो कितना चाहिए, 12,000 रुपये चाहिए मोबाइल खरीदने के लिए। अब राजू के पास 12,000 नहीं है, उसके पास हैं कितने, 9,000 रुपये हैं। 9,000 रुपये हैं, वो 2,000 रुपये ले लेता है अपने दोस्त से। अब कितने हैं, अब उसके पास 11,000 रुपये हैं। क्या अब उसके पास पर्याप्त राशि है मोबाइल खरीदने के लिए, क्या अब उसके पास पर्याप्त राशि है मोबाइल खरीदने के लिए? तो अब भी उसके पास पर्याप्त राशि नहीं है मोबाइल खरीदने के लिए। तो राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाई द हैंडसेट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन होटल। किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन वो क्या करते हैं, 80% लोग उसमें शॉपिंग करते हैं और 50% लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। और 10% कहते हैं कि हम होटल में स्टे करेंगे, मतलब हम होटल में रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। तो मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला कह रहा है 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ घूमने भी जाते हैं, और दूसरा कह रहा है 20% सदस्य केवल के केवल खरीदारी के लिए गए। चलो देखते हैं भाई। चलिए, क्या हुआ अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल 100 लोग हैं, 80% यानी 80 लोग कहां गए, 80 लोग शॉपिंग पे गए। ठीक है ना, 80 लोग शॉपिंग पे गए, और 50% लोग, 50% चलो परसेंटेज ही मान लेते हैं, 50% लोग साइट सीइंग गए, यानी घूमने गए। ठीक है ना, साइट सीइंग, इसको एसएस से डिनोट कर देता हूं, एसएस, साइट सीइंग। अच्छा, आपके पास अगर टोटल 100% लोग हैं तो 10% लोग तो होटल में ही रहे ना, यानी लोग बाहर कितने निकले, 90% लोग निकले। अगर आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 100% से ज्यादा हम कुछ मान नहीं सकते। अगर आपके पास टोटल 100% लोग हैं तो 10% लोग होटल में रहे। 10% लोग यदि होटल में रहे तो 90% लोग घूमने गए। तो 90% लोग घूमने गए थे, कहीं भी जाते हैं, तो कह रहा है कि 80% शॉपिंग पे गए और 50% घूमने गए। तो टोटल गए कितने, 80 और 50 130, और एक्चुअल में जो लोग हैं वो 90 है ना, तो 90 में से 130 माइनस करूंगा तो 40% लोग ऐसे होंगे जो दोनों काम करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, ठीक है ना, और घूमेंगे फिरेंगे भी। ठीक है भाई, मैं फिर से बताता हूँ, 100 में से 10 माइनस करा 90। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लगाते हैं वेन डायग्राम में। अभी मैं वेन डायग्राम आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से, बेसिक से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम देख लेते हैं यहीं पे, बाकी वेन डायग्राम में आपको जब बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है, चलो क्या होता है कि 10% लोग होटल में गए तो 90% लोग घूमने गए होंगे। अब उसमें से भी 80% लोग शॉपिंग पे और 50% लोग साइट सीइंग पे। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे। तो दोनों को ऐड करा, दोनों की वैल्यू 130 है, जिसमें से 90% को माइनस करूंगा तो 40% की जो वैल्यू आती है वो ऐसी आती है जिन्होंने दोनों काम करे हैं। तो ऑप्शन पहला कह रहा है 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन भी करते हैं, बिल्कुल सही। 20% सदस्य केवल खरीदारी करते हैं, ये गलत है। यानी केवल वन, मेरा जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राकेश के पास एक कंपनी के 8 मोबाइल खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन रिटेलर ने उसे विशेष हैंडसेट पर बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया। राकेश के पास जितनी रकम थी उसमें वह 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद लेता है, तो उसे बताओ रिटेलर ने कितनी छूट दी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं, जो आपने बहुत देखा होगा, दिल्ली में तो बहुत होता है, दिल्ली नोएडा में, मॉल में हर जगह मिल जाएगा, बाई 2 गेट 3 फ्री। पढ़ा है, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 5 गेट 4 फ्री। मैं तो एक जगह गया था, वहां पर लिखा था बाई 2 गेट 13 फ्री।
भाई सब समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं, वो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर उसकी एमआरपी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी एमआरपी वो ऐड कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 2 लेने पे 3 फ्री। मैं आपसे पूछता हूँ तो डिस्काउंट बताओ, तो इसमें डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बेटा? आपने 2 लिए, फ्री कितने मिले? 3, 3 फ्री मिले। अब आप जो लेके आए हैं वो कितने कपड़े लेके आए हैं? सपोज कपड़ों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कितने कपड़े लेके आए हैं? आप 5 कपड़े घर लेके आए हैं ना। कौन से वाले? 2 तो आपने लिए और 3 फ्री, तो कितने लेके आए? 5 लेके आए, ठीक है ना। मैं ये कह सकता हूँ 5 लिए तो उसमें से 3 फ्री थे ना, तो फ्री ऊपर टोटल नीचे इनटू में 100, तो यानी डिस्काउंट कितना था? 60% डिस्काउंट हो गया। देखो आपने जो घर में कपड़े लाए हो वो कितने लाए हो? 3 और 2 5। डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहता है? डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इनटू में 100, ये तो कहता है ना। तो डिस्काउंट यानी कितने फ्री मिले हैं? डिस्काउंट मतलब फ्री, 3 फ्री मिले। एमआरपी, जो एमआरपी है वो कितनों की हुई है? 3 और 2 5, टोटल तो 5 को ही जोड़ूंगा ना। आप ऐसे कह सकते हो आप 5 घर लेके आए हो इनटू में 100, तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया? 60% आ गया। तो वैसे ही तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है, समझना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 8 मोबाइल के पैसे थे, 10 मोबाइल उसने ले लिए, तो यानी कितने उसने फ्री मोबाइल लिए होंगे? 2 मोबाइल ही तो एक्स्ट्रा लिए होंगे ना 8 के पे। अच्छा, ओवरऑल कितने उसने मोबाइल लिए हैं? 10 इनटू में 100, यानी जो उसको डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 20% का, ठीक है ना। जो डिस्काउंट से मिला वो कितना मिल गया? वो डिस्काउंट उसको 20% का डिस्काउंट वो मिल गया, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना मिल गया? 20% का डिस्काउंट उसको मिल गया। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आर्टिकल है वो 40 रुपए का बेचा तो X% का प्रॉफिट हुआ। उसी आर्टिकल को अगर 20 रुपए का बेचा तो नुकसान हुआ, और जो नुकसान और जो प्रॉफिट हुआ वो सेम हुआ। तो आप बताओ उस आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, जब भी प्रॉफिट, मैंने कोई सामान बेचा, उस सामान को बेचने पर प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होंगे, यानी जितने रुपए में 40 रुपए में बेचा तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ, और 20 रुपए में बेचा तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट और नुकसान दोनों सेम हुए, तो मैं इस क्वेश्चन को ये करता हूं कि ये दोनों जो वैल्यू होती है उन दोनों को ऐड करता हूं, 40 और 20 60, और 2 से भाग दे देता हूं, यानी उस सामान की ओरिजिनल कीमत 30 रुपए होगी। अब आप देखो, यदि उस सामान की ओरिजिनल कीमत 30 रुपए है तो आपने 40 रुपए का बेचा था, तो क्या हुआ? 10 रुपए का फायदा हुआ था। उसी सामान को आपने 20 रुपए का बेचा था तो 10 रुपए का नुकसान हुआ था। तो 10 और 10 सेम हो गए, बताओ 10 और 10 सेम हो गए, ठीक है ना। क्लियर है? तो 30 आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको कहना है कि सर नहीं मुझे मेथड से करना है, तो मैं उससे भी करा देता हूं। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट जब हुआ तो अब परसेंटेज देखोगे तो 10/30, मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है, ये बताया था मैंने, प्रॉफिट और लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, यही तो बताया था। तो प्रॉफिट 10 का है अपॉन में सीपी, लॉस 10 का है अपॉन में सीपी, तो परसेंटेज तो सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट और लॉस रुपए में भी सेम है। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। तो सामान था कितने का? 40 का, और माइनस सीपी। लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे सामान कितने का था? 20 रुपए का सामान था। इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो 40 और 20 60, 2 सीपी हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर पे कोई भी फर्क नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोपाल ने एक सेल में सेल फोन खरीदा, सॉरी लगा सेल में फोन खरीदा, सेल फोन खरीदा, उसे 10% लाभ में राम को बेच दिया। बाद में राम ने उसे गोपाल को बेचा 10% हानि उठाकर
तो यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? मैंने एक मोबाइल बेचा दूसरे को 10% प्रॉफिट पे, उसने कहा भैया आप वापस ले लो, तो उसने 10% लॉस पे वो मोबाइल मुझे दे दिया। तो मुझे बताना है अगर मैं इन सब बातों में सहमति दे देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है ना। अब आप देखो, गोपाल ने अगर वो मोबाइल 100 रुपए का था, ठीक है ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए थी, तो मोबाइल उसने कितने का बेचा? 10% प्रॉफिट में बेचा, यानी 10 रुपए लाभ में बेचा। तो 10 रुपए लाभ में बेचा यानी कितने का बेचा होगा? उसने वो मोबाइल 110 रुपए का बेचा होगा, ठीक है ना, उसने वो मोबाइल 110 रुपए का बेचा होगा। अब राम ने क्या करा, वो मोबाइल 110 का था, उस पर 10% का नुकसान हुआ, यानी 90% में वो बेचा होगा। तो यानी कितने का बेचा होगा? उसने 99 रुपए का वापस बेच दिया होगा गोपाल। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो इनिशियल पर्सन है, यानी जो स्टार्टिंग कर रहा है, गोपाल ही तो है ना, तो गोपाल को हमेशा फायदा होगा। तो गेन कैसे निकालूंगा? गेन निकालूंगा ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस को मैं ओपी लिख रहा हूं माइनस बाइंग प्राइस, तो बाइंग प्राइस को मैं बीपी लिख रहा हूं डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100। ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल प्राइस 100 था, ठीक है ना। एक्चुअल में उसने 100 रुपए का लिया था। जब उसने वो सामान बेचने के बाद वापस लिया, क्योंकि मैं इसी पर्सन की बात कर रहा हूं, बाई कौन करेगा? यही तो कर रहा है ना गोपाल। तो बाई करा तो कितने का खरीदा? 99 का, अपॉन में 100 इनटू में, ठीक है ना। तो यानी उसको 1% का लाभ हुआ, ठीक है भाई, उसने 1% का लाभ हुआ होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि गोपाल ने वो फोन कितने का खरीदा था? 100 रुपए खरीदा था। उसने राम से वो फोन कितने में बेचा? सॉरी, राम से उसने कितने में खरीदा वो फोन? 99 रुपए में खरीदा। एक्चुअल में गोपाल ने वो फोन जो लिया था उसकी जो कीमत थी, प्रारंभिक कीमत, वो 100 रुपए थी। उसने वापस राम से जो लिया वो किस कीमत पे लिया? 99 रुपए में लिया। तो इन सब में 1 रुपए का फायदा हुआ, कितने पे? 100 पे इनटू में 100, यानी क्या होगा? 1% का फायदा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, ओपी होगा ओरिजिनल प्राइस, बीपी होगा बाइंग प्राइस, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है वो 40% ऑफ ए है और 65% ऑफ बी है, और Q जो है वो 50% ऑफ ए और 50% ऑफ बी है। कह रहा है A जो है वो B से बड़ा है, यानी A जो B से बड़ा है, तो यानी A की वैल्यू तो मुझे बड़ी रखनी है, तो मैं A की वैल्यू 1000 रख लूं और मैं B की वैल्यू 100 रख लूं। A B से बड़ा हो गया। तो कह रहा है 40% ऑफ 1000 400, 50% ऑफ 100 65% ऑफ 100 65। तो अगर मैं उस केस में देखता हूं तो क्या इन सब में से एक ना एक बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने जरा सी देर में क्वेश्चन को चेंज कर दिया और ये कह दिया, सॉरी सॉल्यूशन को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 100 ले ली और बी की वैल्यू 99 ले ली, तो अभी तो इस केस में ए जो है वो बी से बड़ा है, तो अभी तो इस केस में ए बी से बड़ा है। अब आप देखो, इसका 50-50% लोगे और इसका 40 और 65% लोगे तो वैल्यू फर्क आएंगी। तो हो सकता है कि इसमें P बड़ा है या Q बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसे केस में मुझे ना P और Q की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो मैं बोलूंगा नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, ठीक है ना। कोई भी मैं इन दोनों में से किसी का भी मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है ना, निश्चित रूप से नहीं निकाल सकता इन दोनों में से किसी का जवाब, ठीक है भाई। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12% हाउस होल्ड अर्न, किसी शहर के 12% परिवार एक वर्ष में 3000 से कम कमाते हैं, 6% 2 लाख से अधिक, 22% 1 लाख से अधिक, तथा 990 परिवार होते हैं जो 30,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं। कितने परिवार 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं ये बताना है, ठीक है। चलो इंग्लिश में भी पढ़, मतलब मुझे लगता नहीं इंग्लिश में कोई दिक्कत होगी। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में कैटेगराइज कर दिया है। क्या कैटेगराइज कर दिया है? ये कैटेगराइज कर दिया है कि 30,000 से कम लोग वाले भी हैं। यानी मैं थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में जगह चाह रहा हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख रहा हूं,
कि 0 से 30,000 के कुछ लोग भी हैं, 30K से इंक्लूड कर रहा हूं। और आप देखोगे 12% है ऐसे लोग, इसकी बात हम चाहे बाद में भी कर सकते हैं। 6% है जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, 22% है जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, और 30,000 से कुछ लोग हैं जो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमा रहे हैं, ठीक है ना। और देखो यहां पर 1 लाख पर ईयर, मोर देन 1 लाख, एक मिनट, 30,000 से 1 लाख हो गया। और 6% परिवार 2 लाख से अधिक कमाते हैं, 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच वाली बात कही होगी ना इसने, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है ना, और 2 लाख से अधिक। चलो ये कैटेगराइज करा है इनकम को। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 से 2 के बीच में कहाँ नहीं है, हिडन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि 30,000 से ज्यादा कमाते हैं, अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर, 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर, यानी 1 लाख से ज्यादा भी और 2 लाख से ज्यादा भी। ये तो मैंने कैटेगराइज कर लिया 1 लाख और 2 लाख। अब यहां कैसे करना है ये बताते हैं। 0 से 30 वाले 12,000 है। अच्छा 6% ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है ना, 6% ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। 22% ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, यानी 1 लाख से ज्यादा और 2 लाख के बीच में। बेटा ये ना 1 लाख से ऊपर 22% है और 2 लाख से ऊपर 6% है, तो 22 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि 16% ऐसे परिवार होंगे जो 1 लाख से और 2 लाख के बीच में कमाते होंगे। क्यों? कह रहे 1 लाख से ऊपर 22% है, तो 16 और 6 22, और 2 लाख से ऊपर 6% है, तो 22 में से 6 माइनस करूंगा तो 16% ऐसे होंगे जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते होंगे, बिल्कुल होंगे। और कह रहा है 990 लोग ऐसे हैं जो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते होंगे, तो ये कितने 990 लोग हैं। अब मैं कह सकता हूं टोटल 100% होता है, तो 100% की जो वैल्यू है उसमें से 12, 16 और 6 माइनस कर दूंगा। 100% में से 12, 16 और 6 माइनस कर दूंगा, तो कर देते हैं 100% है टोटल, इसने 12, 16 और 6 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 6 तो नहीं 12, 13, 14 और ये कितना हो गया 34। तो 100% माइनस 34 कितना हो जाएगा 66%। तो मैं कह सकता हूं 66% की वैल्यू कितनी है 990। तो 100% की वैल्यू निकालता हूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90, 6 × 6 और 15, 1% की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1500। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। अब वो पूछा है कि 1 लाख से 2 लाख कितने लोग कमाते होंगे, तो वो 6% है, तो 1500 का 6% क्या मैं निकाल सकता हूं, बताओ भाई, एक मिनट, 16% निकालना है क्योंकि 1 लाख से 2 लाख के बीच में पूछा है। तो 1500 का 16% क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो 1500 का 16% कितना आ जाएगा 240 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 240 मेरा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये वाली बात भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अनीता के मैथमेटिक टेस्ट में 70 प्रॉब्लम आती हैं और 70 की 70 प्रॉब्लम सेम मार्क्स की हैं, कैरिंग इक्वल मार्क्स। 10 अर्थमेटिक की हैं, 30 अलजेब्रा की हैं, 30 ज्योमेट्री की हैं। उसने 70% अर्थमेटिक में, 40% अलजेब्रा में और 60% ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उसने बिल्कुल सही सही जवाब दिया, लेकिन कह रहा है वो शी डिड नॉट पास। उसके बाद भी क्या हुआ, वो पास नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने 60% कम मार्क्स आए, 60% कम मार्क्स आए। तो मुझे बताना है अगर वो पास होगी तो उसे कितने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मुझे क्या बताना है कि उसे कितने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है वो कि उसे अलजेब्रा में, अर्थमेटिक में और ज्योमेट्री की बात कर रहा है। तो मैंने पहले दे रखा है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक को अंकगणित बोलता हूं हिंदी में। अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। अच्छा अलजेब्रा में कितने क्वेश्चन है, अलजेब्रा में जो क्वेश्चन है वो है 30, ठीक है। और ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन है
वो कितने हैं, ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन है वो भी है 30, ठीक है ना, ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन है वो भी कितने हैं, वो भी 30 है। उसने अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन सही करे, 10%, सॉरी 70% उसने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सही करे, तो 10 का 70% यानी 7 क्वेश्चन उसने अर्थमेटिक में सही करे होंगे। 40% अलजेब्रा में, तो इसका 40% कितना हो गया, 12, और 60% ज्योमेट्री में, तो इसका 60% कितना हो गया, 18, यानी 18 क्वेश्चन ज्योमेट्री में सही करे, 12 क्वेश्चन अलजेब्रा में और 7 क्वेश्चन उसने अर्थमेटिक में सही करे। तो उसने टोटल जो सही करे वो कितने सही करे, 37 क्वेश्चन सही करे, उसने टोटल 37 क्वेश्चन सही करे। क्वेश्चन थे कितने, 30, 30, 60 और 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन थे, कह रहा है उस बंदे के उस क्लास में जो पास है वो 60% वाला पास है, मतलब 60% क्वेश्चन सही करने चाहिए, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, यानी 42 क्वेश्चन जिसने सही करे होंगे वो पास हो गए होंगे। 42 क्वेश्चन जिसने सही करे होंगे वो पास हो गए होंगे। तो मेरे दोस्त 37 क्वेश्चंस करे उसने, अगर वो 42 क्वेश्चंस करती तो वो सही पास हो जाती, मतलब सही करती 42 क्वेश्चंस तो वो पास हो जाती, यानी उसे और कितने क्वेश्चंस करने थे, उसको 5 क्वेश्चंस और करने थे। यही तो पूछा कितने और क्वेश्चन करती तो पास हो जाती। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मंथली सैलरी है, एक कंपनी है, उस कंपनी में मंथली एवरेज सैलरी जो सारे एम्प्लॉयज की कितनी है, 5,000 रुपए, ठीक है ना। पुरुष की मंथली सैलरी एवरेज सैलरी की बात कर रहा है, ठीक है ना, औसत एवरेज, ठीक है। मेल और फीमेल की जो औसतन सैलरी है, एवरेज सैलरी है, वो कितनी है, 5200 और 4200 है। तो मुझे बताना है कि मेल कितने प्रतिशत उस कंपनी में है। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे छोटा करना है तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं मिश्रण लगाऊंगा, यानी मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते हैं। देखो मेल कितने हैं, सॉरी मेल की औसत सैलरी कितनी है, 5200, फीमेल की औसत सैलरी कितनी है, 4200, और पूरी कंपनी की औसत सैलरी कितनी है, 5000, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इफ इसमें सबसे बड़ा नंबर ये 52 में से 50 जाएगा तो 2 बचेगा, और 50 से 42 जाएगा तो 800 बचेगा, यानी रेशियो कितने का आ गया, रेशियो आ गया 4:1 का। यानी अगर मेल 4 हैं तो फीमेल कितनी है, फीमेल 1 है। यदि 4 आदमी है तो औरत 1 है। तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल हो गए 5, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। अब वो कह रहे हैं मेल कितने होंगे, तो मेल 4 है, ऑल ओवर कितने लोग हैं, 5 इंटू में 100, यानी मेल की जो प्रतिशत है वो 80% मेल हो जाएंगे, 80% मेल हो जाएंगे। अब हो सकता हो किसी को ये कंफ्यूजन हो कि सर जब यहां पर एवरेज मंथली इनकम है तो यहां जो रेशियो है वो लोगों का कैसे आया है, ये डाउट नहीं है तो होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम मिक्सचर एलिगेशन की बात करते हैं तो 2-3 चीजें समझना। यहाँ पे हम हाईएस्ट, ये लोएस्ट, और ये इन दोनों के बीच, ये एवरेज इनकम है, ये भी एवरेज इनकम है, ये भी एवरेज इनकम है, ठीक है। तो रेशियो लोगों का कैसे आया, एवरेज इनकम किसकी है, लोगों की है ना, मेल और फीमेल अभी हम इनको छोड़ते हैं। तो पूरी कंपनी की औसत आय 5000 है, यानी अगर कंपनी में 10 लोग होंगे तो 5-5 हजार औसत आय सबको मिल रही होगी। तो एवरेज क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है हमारा, एवरेज यानी औसत ये कहता है कि टोटली तो करता हूं, डिवाइड बाई नंबर, नंबर क्या, जितने लोग हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, टोटल सैलरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो बेटा जो भी अभी हम निकालते हैं ना, तो एवरेज यही तो हुआ ना, 5000 क्या हुआ, जितने भी लोग थे उन सबको सम करा होगा, डिवाइड बाई जितने लोग होंगे उससे भाग करा होगा, तो ही तो एवरेज आएगा। तो ये जो औसत आता है वो किसका आता है, जो भी ये डिनोमिनेटर में होता है। डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी 4 और 1 एम्प्लॉय का औसत है। तो ये मेल है तो 4 मेल होंगे और फीमेल 1 होगा। अब सपोज मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मैंने दोबारा ऐसे क्वेश्चन दिया, तो यहां पर कुछ रखा 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 22 किलोमीटर पर आवर। तो जो औसत आएगा वो किसका आएगा, टाइम का आएगा। सपोज मैंने स्पीड रखी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो रेशियो आता है वो किसका आता है, वो टाइम का आता है।
तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रेशियो आएगा वो किसका आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिश्रण, मिश्रण बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टू मेंबर्स एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन थर्ड नंबर जेड। ये मेंबर्स नहीं होगा, ये भी नंबर्स होगा। ठीक है, ये मेंबर्स नहीं होगा, इसको भी हम नंबर्स कर लेते हैं। चलो, two numbers x and y are respectively 20 and 28% less than the third number z. By what percent y is less than the number x? चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तीन नंबर है x, y और z, ध्यान से देखना। तीन नंबर है x, y और z। कह रहा है दो नंबर x और y तीसरे नंबर से 20 और 28% कम है। यदि तीसरा नंबर 100 मान लेता हूं, यदि तीसरा नंबर मैं क्या मान लेता हूं, तीसरा नंबर मैं 100 मान लेता हूं, तो पहला नंबर 20% कम है, इसका 20% कितना हो गया, 80 हो गया। और दूसरा नंबर 28% कम है, तो 28% कम कितना हो गया, 72 हो गया। तो आप देखो इसका 20% 20 कम होगा, इसका 28% 72 हो जाएगा। कह रहा है बाई व्हाट परसेंट, कितने प्रतिशत y x से कम है। तो y कितना कम है, 8 कम है। इससे कंपेयर कराना कह रहा है x से, तो डिवाइड कर देंगे 80 इंटू में 100, तो यानी कितना कम है, ये 10% लेस है। ठीक है भाई, कितना कम है, ये 10% लेस है, तो 10% आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बता देता हूं। मैंने क्या कहा कि तीन नंबर है x, y और z। कह रहा है x और y कम है तीसरे नंबर से। जब तीसरे नंबर से कम है तो तीसरे नंबर को 100 मान लिया। x कितना कम है, 20%, तो इसका 20% 20 होगा, 100 में से 20 गया 80। दूसरा वाला कितना कम होगा, 28%, इसका 28% कम करा तो कितना हो गया, 72। तो ये 80, 72 और 100 तीन नंबर आ गए। कह रहा है ये नंबर y कितना कम है x से, तो कितना कम है, 8 कम है, कितने पे, 80 पे, क्योंकि वो पूछ रहा है x से कंपेयर पूछ रहा है, इनटू में 100 कर दो। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अ पर्सन अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस of a toy, still he make 10% gain. What is the cost price which is marked 770? एक बंदा है जो टॉय बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है। वो कह रहा है कि उसे अगर वो 10% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, एमआरपी पे, अगर वो उससे कैश ले रहा है, और 10% डिस्काउंट देने के बाद उस बंदे को 10% का फायदा हो रहा है। 10% डिस्काउंट देने के बाद उस बंदे को 10% का फायदा हो रहा है। तो मुझे बताना है कि यदि उसकी मार्क प्राइस 770 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगी। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक रिलेशन बताया जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, एमआरपी अपॉन सीपी। मैंने आपसे कहा था इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है एमआरपी और सीपी के में। एमआरपी और सीपी का रिलेशन होता है, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी होता है 100 माइनस, माफी चाहूंगा यहाँ डिस्काउंट ना करके, लॉस ना करके डिस्काउंट कर लीजिएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना होगा, ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है। चलो बढ़ते हैं। अब यही लगाया मैंने एमआरपी और सीपी। ठीक है, एमआरपी क्या होगा, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी क्या होगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ इसको 10% का, ठीक है ना, और इसने डिस्काउंट भी 10% का दिया। एमआरपी और सीपी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास 110 90, यानी रेशियो कितना हो गया, 11:9 हो गया। अब यहाँ पे एमआरपी है कितनी, 770 है,
एमआरपी 770 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 770, ठीक है ना। कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है, या 70 टाइम्स कह सकता हूं, तो इसको भी 70 टाइम्स कर लो, तो 9 7 630, तो यानी इसकी सीपी कितनी होगी, इसकी सीपी 630 हो जाएगी, ठीक है भाई। इसकी सीपी कितनी हो जाएगी, इसकी सीपी 630 हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन एमआरपी और सीपी के रिलेशन के ऊपर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये डेटा ना, ये हिंदी में डेटा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हिंदी में जो डेटा दे रखा है वो टेबल सही दे रखी है, इंग्लिश में टेबल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। इंग्लिश में जो टेबल हो गई है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं समझा देता हूँ। आई थिंक जो हमारे टाइपिस्ट भाई हैं उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। चलो, क्या है कि एक ऑटोमोबाइल गाड़ी का मालिक है, पेट्रोल की कीमत अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया गया है। कीमत उपभोग संबंध इस प्रकार से, यदि कीमत 80 रुपये प्रति लीटर तक हो जाए तो इसका अनुमान में उपभोग कितना हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ऑटोमोबाइल का ओनर है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल का ओनर है, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल को उपभोग कम कर दिया। मतलब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो उसने क्या करा, कंजम्पशन कम कर दिया। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बताना है, यदि पेट्रोल की कीमत 80 रुपये पर लीटर हो जाए तो उसका कंजम्पशन कितना होगा, मुझे ये बताना है, ठीक है ना। उसका कंजम्पशन कितना होगा मुझे ये बताना है। जब पेट्रोल की कीमत 40 रुपये थी तो वो 60 लीटर खर्च करता था, 40 × 60 2400 हो गया, यानी इसका कंजम्पशन 2400 था, ठीक है ना। मतलब 2400 क्या कहेंगे इसमें हम कि 2400 मतलब किलोमीटर गाड़ी चलती थी, ठीक है ना। सॉरी 2440 रुपये, सॉरी 2400 को भरवाता था, माफी चाहूंगा, 2400 को भरवाता था, 40 रुपए का था, 60 लीटर भरवाया था 2400 रुपए का। अब यहाँ देखो 50 × 48 करूंगा तो कितना जाएगा, 8 5 40, 5 4 20, 21 24, यहाँ भी 2400 रुपए का भरवाया, यहाँ भी 2400 रुपए का भरवाया, और 75 × 32 करूंगा तो 7 5 5 2 10, और 7 दूनी 14, 5 से 15, 15 14 30, 15 15 30 हो जाएगा, 22 23 24, यहाँ भी 2400। आप देखोगे इनकी मल्टीप्लाई इससे करते हो तो हर जगह वो 2400 रुपए का भरवा रहा है, मतलब 2400 रुपए उसकी जेब से जा रहे हैं हर महीने, ठीक है ना। अब वो कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 80 रुपये पर लीटर हो जाए तो टोटल उसे 2400 रुपये खर्चा देना है। यदि पेट्रोल की कीमत 80 रुपये हो जाए तो यानी वो कितना करेगा, 30 लीटर पेट्रोल भरवाएगा, तो यानी 30 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 30 लीटर आ जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए तो सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो उस परीक्षा में कितने अंक होंगे, ठीक है ना। तो कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें 50% नंबर लेके आए। अब मुझे बताना है टोटल कितने प्रश्न उस क्वेश्चन में थे। मैंने मान लिया, मुझे एक अच्छा नंबर लग रहा है, मैंने मान लिया टोटल उस जो पेपर था उसमें 10 क्वेश्चन थे। क्या क्या पूछा है, कितने प्रश्न थे, ठीक है। मैंने मान लिया हर एक क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का था, हर एक क्वेश्चन कितना था, 10 नंबर का था। तो उसने टोटल मार्क्स कितने आए होंगे, उसने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसने कुल कितने अटेम्प्ट करे, 8 करे, ठीक है ना। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में 50% नंबर आए और उसने एक क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का था, तो यानी उस बंदे ने जो नंबर आए होंगे वो 40 नंबर आए होंगे, उस बंदे के 40 नंबर आए होंगे। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझाएं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बंदा है, उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके 50% नंबर, और क्या कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में उसके 50% नंबर आए। जैसे कहते हैं ना थ्योरेटिकल पेपर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में 2.5 नंबर मिले, ठीक है। तो यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक मिले होंगे तो, और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, यदि सब 5-5 नंबर के मान लेते हैं, 10-10 20-20 कितने के मान लेते हैं, तो उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। मैंने मान लिया कि जो मेरा क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो उसने 8 क्वेश्चन करे, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है,
और उस क्वेश्चन में उसको हर एक क्वेश्चन में 50% अंक मिले हैं, तो उसको 40 नंबर मिल गए, 40% नंबर मिल गए। उसके आए कितने हैं? 40% ही तो आए, तो मैं कह सकता हूँ 40% किसके बराबर है? 40 मार्क्स के बराबर है, ठीक है ना। 40 नंबर किसके बराबर है? 40 मार्क्स के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी भाई, बताओ हाँ या ना। 100 की वैल्यू 100 मार्क्स हो जाएगी, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 हैं, ठीक है ना। टोटल मार्क्स यदि 100 हैं, मैंने कितने, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का माना था, तो यानी परीक्षा में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदे ने 8 क्वेश्चन करे हैं, हर एक क्वेश्चन में उसको 50% नंबर मिले हैं, ओवरऑल उसके 40% नंबर आए हैं। तो मुझे बताना है कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। मैंने माना है कि एक क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का था, तो 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे तो 80 नंबर के करे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 50% नंबर आए हैं, तो इसका 50% निकाला, तो यानी 40 नंबर आए। उसके आए कितने हैं? 40% मार्क्स। तो 40% मार्क्स इसके बराबर है, 40 के नंबर के बराबर है। तो 100% मार्क्स, 100% की वैल्यू 100 मार्क्स, यानी जो ओवरऑल पेपर था वो कितने नंबर का था? 100 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन जो था वो कितने मार्क्स का था? 10 नंबर का था, तो 10 से भाग दे दिया, यानी प्रश्न में मैं जो मतलब मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आशा करता हूं ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। जब मैं ग्राफ का टॉपिक लूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने ज्यादातर डिस्कस नहीं करे हैं। जब मैं पूरा प्रॉपर एक ग्राफ का सेशन लेके आऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब लेके आऊंगा तो कर दूंगा। चलो, एक अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। एक गाय की कीमत 4 बकरियों से अधिक है और 5 बकरियों से कम है। यदि जो बकरी है उसकी जो कीमत है वो 600 और 800 रुपए है, तो इनमें से कौन सा कथन मेरा सही होगा? ठीक है, मुझे क्या बताना है कि इनमें से मेरा कौन सा कथन सही होगा। तो जो गोट की जो जो काऊ की कॉस्ट है वो 5 गोट से कम है, ठीक है ना, और 4 गोट से कम है, सॉरी, और 5 गोट से ज्यादा है, ये तो कह रहा है। अच्छा, यदि गोट की कीमत 600 रुपए है, तो यहाँ पे एक गोट की कीमत मैंने जी ले ली है, तो 4 गोट की कीमत कितनी होगी? 600 इंटू 4, 2400, ठीक है भाई, और 3000, यानी काऊ की जो कॉस्ट होगी वो 2400 से 3000 के बीच में होगी। आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है 800 रुपये भी तो है गोट की कॉस्ट, तो 800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3200, और 8 5 40, 4000। यानी जो काऊ की कॉस्ट है, अगर 600 के हिसाब से लेता हूं तो 2400 से 3000 के बीच में, और अगर मैं 800 के हिसाब से लेता हूं तो 3200 से 4000 के बीच में। अब देते हैं, कह रहे हैं अ काऊ कॉस्ट मोर देन 2500 रुपए। काऊ की कॉस्ट 2500 से ज्यादा है, 2400 से भी ज्यादा है, 3600 से कम है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। काऊ की कॉस्ट 2600 से 3800 के बीच में, 2400 से 4000 के बीच में, ये सही है। 2400 से 4000 के बीच में काऊ की कॉस्ट है, ठीक है। चले आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसीडर्ड 60% मैन एंड 40% वुमेन। एक कंपटीशन एग्जाम में 60% मैन और 40% वुमेन है। 70% मैन और 75% वुमेन क्लियर करते हैं टेस्ट को, क्वालिफाइंग टेस्ट को, और 80% आदमी और 70% वुमेन सक्सेसफुल हो जाते हैं उस क्वालिफाइंग टेस्ट में। तो मुझे बताना है सक्सेस रेट क्या है, स्टेटमेंट कौन सा सही है? सक्सेस रेट इज हायर। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये बनाते हैं, अपना चार्ट बनाते हैं। चलो भाई देखो, थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा मुझे इसको। चलो, मैंने माना टोटल 1000 लोग थे, ठीक है ना, 1000 लोग थे, तो मैन कितने हो गए? 60% आदमी हो गए, और वुमेन कितनी हो गई? 40%, यानी 600 मैन हो गए और 400 वुमेन हो गई। कह
कह रहा है 70% मैन, तो इसका 70% यानी 7 6 42, 420 आदमी, और वुमेन कितनी हो गई, वुमेन हो गई 75%। तो 400 का 75% कितना होगा, 300। 300 वुमेन क्या करती हैं, क्वालिफाई करती हैं, और क्वालिफाई करने के बाद फाइनल टेस्ट 80% आदमी, तो 420 का 80% कितना हो जाएगा, 336 आदमी, और ये कितना हो जाएगा 70% वुमेन, तो 7 या 21 यानी 210 वुमेन ये क्वालिफाई कर लेती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं टेस्ट। ये डेटा मेरे पास आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं की सफलता दर उच्चतर है, सक्सेस रेट ऑफ वुमेन हायर है। नहीं, ये तो नहीं दिख रहा मुझे। दूसरा, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो देन 50%, क्या पूरा का पूरा सक्सेस रेट 50% से कम है। तो 300 और 200 500 तो हो गई, 36 और 10 तो मैंने ऐड नहीं किया, तो ये भी गलत है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, क्या ज्यादा आदमी क्लियर करे हैं वुमेन से, ये मुझे देखना होगा। ये मैं कैसे देखूंगा सर, ये देखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, परसेंटेज निकालो। कैसे, कितने आदमी ने क्लियर करा, 336 आदमी ने क्लियर करा, ठीक है, और टोटल आदमी कितने थे, 600 थे। इनटू में 100 कर दूंगा, ठीक है ना, इनटू में क्या कर दूंगा, इनटू में 100 में कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 56% मैन ने क्लियर करा। वुमेन कितनी थी, 210, टोटल कितनी थी, 400, इनटू में 100 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 210 को अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 52 समथिंग आ रहा है, 52.5%। भाई साहब मोर मैन क्लियर्ड, ये वाली बात सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे, ठीक है, चलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सोहन ने 2 गोट बेची, एक में प्रॉफिट हुआ 10% का और दूसरे में लॉस हुआ 10% का, तो मुझे बताना ओवरऑल क्या होगा। कभी भी कोई भी पर्सन अगर 2 सामान बेचता है और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य सेम है, और एक पे सेम परसेंट का प्रॉफिट होता है और एक पे सेम परसेंट का लॉस होता है, तो ओवरऑल लॉस होता है। और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, x² अपॉन में 100। मैं फिर से ये वाली बात रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी 2 चीजें बेचता है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, और एक पे सेम परसेंट का प्रॉफिट और एक पे सेम परसेंट का लॉस होता है, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कैसे निकलता है, x² अपॉन 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 करूंगा तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 1%, ठीक है ना, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे पास 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 120 म्यूजिशियन है, इसमें से 5% क्या बचाते हैं, गिटार 5% सब बचाते हैं। सब कौन कौन से हैं, गिटार है, वायलिन है और फ्लूट है, ठीक है ना। और कह रहा है कि इट सो हैपेंस दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले, चलो पहले देखते हैं, टोटल 120 लोग हैं, हाँ टोटल 120 लोग हैं, ठीक है ना, टोटल कितने, 120 लोग हैं, 5% सब बजा रहे हैं, तो इसका 5% 6, यानी 6 लोग सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और कह रहा है इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले 2 और एंड ओनली 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट्स। एक मिनट मैं फिर से पढ़ लेता हूं। अच्छा, जो ऊपर जो 3 इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, वायलिन और फ्लूट, उनमें से ये पाया गया है कि 2, ठीक है ना, उनमें से ये क्या पाया गया है, उनमें से ये पाया गया है कि भैया 2 इंस्ट्रूमेंट कोई से भी 2 हो सकते हैं, वो कितने लोग बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं 30 लोग बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं हु कैन प्ले ओनली 2, ठीक है ना, 30 बजा रहे हैं, कितने, ओनली 2। अच्छा, कह रहा है द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले गिटार 40, यानी जो गिटार बजा रहे हैं वो कितने हैं, 40 हैं। अब वो कह रहा है कि जो हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, यानी जो केवल बांसुरी बजाते हो और वायलिन बजाते हो, वो लोग कितने होंगे। देखो
यहाँ पे कितने हैं, 40 और 30 70 76 लोग ऐसे हैं जो या तो तीनों बजाते हैं या गिटार बजाते हैं या कोई भी, ये देखो लिखा है ना, द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, और जो सिर्फ और सिर्फ कोई से भी दो या दो ही बजाते हो वो 30 है। तो टोटल 76 लोग हो गए, यानी 120 टोटल था, तो 76 उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 44 लोग ऐसे हैं जो या तो वायलिन बजाते हैं या फ्लूट बजाते हैं सिर्फ, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ वायलिन बजाते हैं और फ्लूट बजाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था, ये क्वेश्चन भी मैं आपको तभी करवाऊंगा जब मैं आपको ग्राफ वाला टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, मैं करवा दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी डिसाइड करते हैं किसी ट्रेन में जाने के लिए, ठीक है ना, एक्स से वाई की तरफ जाते हैं। ए हैज 10% विद हिम एंड ही फाइंड्स दैट इट इज 80% ऑफ द बस फेयर फॉर 2%। ए और बी डिसाइड करते हैं बस से जाने का एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट के बीच में। ए के पास सिर्फ 10 रुपए हैं और वो 10 रुपए जो है वो देखता है मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, और 10 रुपए जो देखता है वो किराए का सिर्फ और सिर्फ 80% है। यदि 80% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 12.5 रुपये हो जाएगी, यानी जो बस का किराया है वो 12.5 हो जाएगा। कैसे, 180 इंटू में 100, ठीक है ना, तो बस का किराया कितना हो जाएगा, 12.5 रुपये बस का किराया है। आगे, बी फाइंड्स दैट ही हैज 3 रुपीज विद हिम एंड हैंड इट ओवर टू ए। बी देखता है कि उसके पास 3 रुपए हैं और वो ए को दे देता है। अब मुझे बताना है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो, ए के पास कितने रुपए हो गए, 8 रुपए ये, 3 रुपए ये। ए के पास 13 रुपए हो गए, 8 और 3 13, सॉरी 8 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, सॉरी 10 रुपए हैं, 3 रुपए बी ने दे दिए, तो ए के पास 10 और 3 13 रुपए हो गए। किराए के लिए 12.5 रुपए चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए के पास 10 रुपए हैं, जब वो पैसे निकालता है तो ए और बी दो लोग हैं जो जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक्स और वाई नाम दे रखा है। क्या होता है, ए देखता है मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है और वो कहता है ये तो सिर्फ किराए का 80, मतलब जो कितना किराया था उसका 80% है। 80% की वैल्यू 10 रुपए है, तो 100% की वैल्यू 12.5 रुपए, यानी किराया 12.5 रुपए है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने का। अब बी आई, उसके पास 3 रुपए थे, उसने ए को दे दिए, तो अब ए के पास 10 और 3 13 रुपए हैं, ठीक है ना। ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास 10 और 3 13 रुपए हैं, ठीक है ना। ए के पास 13 रुपए आ गए। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नाउ द मनी ए हैज इज जस्ट एनफ टू बाई 2 टिकट्स। क्या ए के पास सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा है कि 2 टिकट का, ना, ज्यादा है। ए स्टिल नीड्स 2 रुपीज, ए को तो पैसा चाहिए नहीं। आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए हैज बी लेफ्ट 50 पैसा, बिल्कुल सही। 2 टिकट खरीदने के बाद भी ए के पास 50 पैसा बचता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। तो ये था हमारा सी सेट का टॉपिक, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, PYQ। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको डिटेल में जब पूरा ग्राफ का टॉपिक लूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। टॉपिक कैसा लगा, समझ में क्या चीज आई, क्या चीज नहीं आई, प्लीज जरूर लिखिएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए। तो मिलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।